हेलो फ्रेंड, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है आपको किस तरह से मदद कर रहा है आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा चैनल आपके लिए मददगार साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात तो ये कि कल का वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि आज जो है हमारा जो भारतीय इतिहास का जो चैप्टर चल रहा था उसका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि आपको पता ही है कि जो भारतीय इतिहास का पार्ट 2 हम लोग लेकर के आए थे, तो उसमें जो पहला कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, तो पाषाण युग के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे अब जो सिंधु घाटी सभ्यता जो कल हम लोग पढ़े थे उसके कुछ पार्ट्स बचे रह गए थे, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता को आज ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट जो फिर आएगा मेरा, शायद हो सकता है कि बौद्ध धर्म आए, जैन धर्म आए, जो भी आएगा उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी आपको असुविधा हो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इससे सब और भी लोगों को मदद मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसी थी। आज हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा का जो नगर निर्माण योजना था वो कैसा था। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष विशेषता यह थी कि यहाँ की जो नगर योजना थी वो बहुत ही विकसित थी। यहाँ पर चौड़े चौड़े सड़क बने हुए थे, दुर्ग थे बहुत बड़े से, जहाँ पे जिस दुर्ग में उससे यह प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पे शासक लोग रहते हैं। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकान में सामान लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यत थे, यानी सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त था। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल स्नानागार, जिसके बारे में हम लोग कल थोड़ी बहुत चर्चा भी किए थे। जिसका जलाशय दुर्ग के टीले पर था। दोनों सिरों पर तल तक जाने वाली सीढ़ियां लगी हुई थी, जिस तरह आजकल के स्विमिंग पूल में रहता है उस समय था वहां पर। बगल में कपड़े बदलने के मकान थे, जिसमें कमरे थे जिसमें कि आदमी लोग कपड़े बदलते थे जाकर के। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं था जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। और हौज के कोने में जो है एक निर्गम था, जो आउटलेट जिसे बोलते हैं, जिससे पानी बाहर आ सके। तो ये थी नगर निर्माण योजना। उसके बाद हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट हमारे आर्थिक जीवन पर। आर्थिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, परंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई थी। पशुपालन में आते हैं। पशुपालन में जैसे देखा जाए तो गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ और सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी और गेंडे का भी ज्ञान था। यह लोग दूध, मांस, उनके कृषि के कार्य और भार ढोने के लिए इनका प्रयोग किया करते थे। यह लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सुअर, बकरी तथा मुर्गियां पाला करते थे। इन लोगों को घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। उद्योग धंधे ये लोग क्या करते थे? तो यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे, जिसमें कि मिट्टी के बर्तन को बनाना में लोग यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कुशल थे। व्यापार, यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शुल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बहुत बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, एक रूप लिपि तथा मानवकृत माप तौल के प्रमाण मिलते हैं। माप तौल के प्रमाण मिलने से तो यह साबित हो ही गया कि वो लोग अच्छे से व्यापार करते थे। अब आते हैं हम लोग धार्मिक जीवन में। धार्मिक जीवन क्या था? तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्रियों की मूर्ति भारी संख्या में मिलती है, और एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया गया है। विद्वानों के मत के अनुसार यह देवी पृथ्वी की प्रतिमा है। जो पृथ्वी देवी है, हमारा जो पृथ्वी है उसकी प्रतिमा है। शिल्प और तकनीकी ज्ञान, हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और यह 1923 में पूरी लिपि प्रकाशित में आई, परंतु अब तक इस लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है। सूती कपड़े भी ये लोग बुनते थे, ये लोग नाव बनाना भी अच्छे से जानते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी इनका प्रमुख शिल्प था। अब हम लोग इतना सारा देख लिया, अब देख लेते हैं कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ था, कैसे हड़प्पा सभ्यता जो है लुप्त हो गई। तो यह सभ्यता मुख्यतः 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी पूर्व तक रही। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे आक्रमण, जलवायु,
परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतत्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण। मतलब कि हो सकता है कोई जलवायु ऐसा परिवर्तन आया हो, बाढ़ आ गया हो जो कि सारी सभ्यता ढह गई हो। यहाँ पे जैसा प्रतीत होता है कि भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से 14 नरकंकाल प्राप्त हुए थे जो कि आक्रमण, अगजमी या महामारी के संकेत थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सिविलाइजेशन, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के बारे में पहले जानते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या थी। तो वैदिक सभ्यता इस प्रकार थी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हो गई उसके बाद भारत में एक नया सभ्यता का जन्म हुआ जिसे हम लोग आर्य की सभ्यता या वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल या जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी, तथा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया था। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज थे जो कि राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित थे। मतलब आर्य लोग जो जनजातियों में रहते थे और उनका जो मुख्य जीवन था वो एक देहाती जीवन था। वैदिक सभ्यता का ऐसा नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वेद जो है 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है हमारा। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट तरफ, जो है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। इस काल की लिपि निर्धारण जितना विवादास्पद रही है उतनी इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी दोनों विवादास्पद रही है कि मतलब वहाँ के लोग कैसे रहते थे, नहीं रहते थे, किसी को कोई उतना अच्छा से जानकारी नहीं है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा मुख्यतः क्या थी? संस्कृत थी। मतलब आर्य लोग जो थे वो हमेशा संस्कृत की भाषा का उपयोग करते थे। बाल गंगाधर तिलक जो कि हमारे भारत के हैं, उनकी ज्योतिष गणना के अनुसार इस काल को 6000 ईसा पूर्व माना गया है। हार्मोन जैकोबी जो ये भी एक भौगोलवेत्ता थे, इन्होंने बताया कि 4500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच आंका गया है। कौन सा? ये ऋग्वैदिक काल। वहीं प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विंटर नित्ज ने इसे 3000 ईसा पूर्व बताया है। तो सारे जो अलग अलग टाइप के आदमी लोग हैं वो लोगों ने अलग अलग बताया है कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक शुरू हुआ। तो अब यहाँ के प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। मतलब कुल क्या होता है कि एक परिवार में एक छत के नीचे रहने वाले लोग जो होते हैं उन्हें कुल कहा जाता था, और उस कुल के परिवार को के मुखिया को कहते थे कुलुप। और एक ग्राम में कई कुलों से मिलकर बना है। ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था और विश्व का संगठन कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहा जाता था। जन का शासक राजन या राजा जिसे हम बोल सकते हैं, तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। तो इस तरह से ये था प्रशासन। अब आते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल की ओर। उत्तर वैदिक काल क्या था? ये 1000 से 1600 ईसा पूर्व तक था। उत्तर काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए। इस काल में विश्व का विस्तार होता गया और कई जन लुप्त हो गए। भरत, त्रित्सु, तत्सर्व जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए। भरत तो आप लोगों को पता होगा जिनके नाम पे हमारा भारत देश का नाम पड़ा था, जबकि पुरु पहले से ही अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे काशी, कोसल, विदेह, मिथिला, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि मिथिला जो है हमारा मिथिलांचल कहलाता है, जिसमें मधुबनी, दरभंगा आदि शहर आते हैं। मगध आता है जो कि गया, नालंदा, नवादा के आसपास के इलाकों को मगध कहते हैं। और अंग जो कि भागलपुर और बांका के आसपास के इलाकों को अंग प्रदेश भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें देव नदी भी कहते थे, जो देवों की नदी थी, और इसे विद्यावादायनी नदी भी कहा जाता था। गंगा का एक बार, यमुना नदी का 2-3 बार उल्लेख हुआ है उत्तर वैदिक काल में। इस काल में वर्ण जो है व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्माण हो गया था। मतलब क्या हुआ था कि जो आदमी जिस कुल में जन्म लेगा उसे उस हिसाब से उसके वर्ण के हिसाब से ये किया जाएगा। जैसे यदि आदमी ब्राह्मण कुल में ले रहा है तो ब्राह्मण वर्ण में आया, क्षत्रिय कुल में ले रहा है तो क्षत्रिय वर्ण में आया, वैश्य कुल में ले रहा है तो वैश्य में आया, और
शूद्र कुल में रहा है तो शूद्र कुल में आएगा। लेकिन उसके पहले जो आदमी लोग वर्ण को निर्धारित करते थे वो उनके काम पे करते थे, मतलब कि यदि जो कपड़ा धो रहा है तो वो धोबी वर्ण में आएगा, जो आप और भी कुछ काम कर रहा है वो उस तरह से आएगा, जो पूजा पाठ करा रहा है वो ब्राह्मण वर्ण में आएगा। तो पहले इस टाइप का था, लेकिन बाद में जन्म के अनुसार हो गया। तो आर्य लोग जो है इसको जन्म के अनुसार कर दिए, और इसमें क्या हो गया कि जो राजा का बेटा था वही राजा बनता था, और पहले जो राजा का जो चुनाव होता था यहाँ पे क्या होता था वो आदमी लोग करते थे, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ये कुल के हिसाब से होने लगा। अब हम लोग वैदिक साहित्य की बात कर लेते हैं। वैदिक साहित्य क्या था? वैदिक साहित्य में 4 वेद थे और उनकी संहिताएं ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांगों को शामिल किया गया है। वेदों की संख्या तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। प्रमाणिक ग्रंथ का मतलब ये हुआ कि ऐसा ग्रंथ जिसको कि प्रमाण किया गया है, किसके द्वारा? मतलब हमारे जो वैज्ञानिकों लोगों द्वारा कि ये सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद क्या था? इसमें जो है देवताओं की स्तुति से संबंधित रचना का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवताओं, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा साची, पौलोमी एवं कक्षावृत्ति आदि। इसके पुरोहित का नाम होत्री है और इसमें 128 सूक्त हैं। इनकी भाषा पद्यात्मक है। अब हम लोग आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद कैसा था? यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख, इसके पाठ्यक्रम को अर्धवर्यु कहते हैं। धनुर्विद्या की भाषा जो यजुर्वेद की जो भाषा थी वो पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों ही थी। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल से आपको तो पता चल ही रहा होगा कि जो हमारा जो हिंदी मासिक होता है, जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो हम लोग बोलते हैं, वो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा भाग है? एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। तो ये हमारा यजुर्वेद से ही लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कौन सी है? मैत्रेयाणी संहिता है, कंटक संहिता है, कपिनथल है तथा संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यादिंद तथा कण्व संहिता। यह जो है अध्याय यजुर्वेद है, यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख हुआ था। राजसूय आप लोगों को पता ही होगा कि एक यज्ञ का नाम था, और ये यज्ञ किसने करवाया था? तो महाराज युधिष्ठिर ने कराया था महाभारत काल में। सामवेद की बात कर लेते हैं। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के लिए की गई थी। इसमें 1810 छंद है, जिसमें से 75 को छोड़कर सभी के सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौंथुम, राणायनी और जैमिनी। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। तो ये था सामवेद। अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद को हम लोग अथर्ववेद संहिता के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद को अथर्ववेद की संहिता या अर्थात मंत्र भाग कहा गया है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं, मतलब ब्रह्म के वेद का भी वेद इसे कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अर्थवेद का ज्ञान भारत में सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया गया था। बाद में फिर महर्षि अंगिरा ने ही यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। और इसके बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो समाज में जो काला जादू होता है, इसका भी ज्ञान जो है अर्थवेद में ही लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं जो हमारा संहिता था, उसमें ब्राह्मण कुल में आते हैं। ब्राह्मण क्या था कि वैदिक मंत्रों तथा संहिता को ब्रह्म कहा जाता था, वहीं ब्रह्म के विस्तृत रूप को ब्राह्मण कहा जाता था। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय, शातपथ, पंचशीत, पंचविश, तैतरी आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। अरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहशास्त्रम त्याग उपरांत वनप्रस्थ में लोग जंगल में पाठ किया करते थे। मतलब जो लोग घर द्वार छोड़ के जंगल चले जाते थे और वहां पाठ करते थे, भगवान की पूजा करते थे, उसे अरण्यक कहा जाता था। इसी कारण अरण्यक नामक नामकरण किया गया। वर्तमान में 7 अरण्यक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद में कोई अरण्यक स्पष्ट रूप से नहीं है कि क्या है अरण्यक नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट उपनिषद में। उपनिषद जो है प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छंदोय सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुल उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है भारत में। और जो सत्यमेव जयते है, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते नानृतम, ये भी जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
वेदांग जो है युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं या शाखाओं का जन्म हुआ था, जिसे हम लोग वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ वेदों का अंग है। वेदांग की संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष खगोल विज्ञान। तो ये था हमारा आज का जो वैदिक सभ्यता और जो कुछ बचे हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो आज समाप्त हुआ। कल हम लोग इसके आगे वीडियो को लेके चलेंगे। और दोस्तों बताइएगा जरूर कमेंट करके कि हमारा वीडियो आज का आपको कैसा लगा। यदि आपको कुछ भी इसमें लगता है कि प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा है तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। इससे क्या होगा, उनको उनकी जानकारी मिलती रहेगी कि हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है। और जो इसका जो टेलीग्राम जो ऐप है उसमें हम लोग इसका पीडीएफ डालना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जाकर के पीडीएफ भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम से। और जो मेरा जो पिछला क्लास का वीडियो है उसका लिंक भी मैं आपको इसी ग्रुप के डिस्कशन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे क्या होगा, आप लोग यदि अभी हम लोग फर्स्ट टाइम चैनल में जुड़ रहे हैं तो आप लोग जो है फिर से उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। और आप लोगों को अच्छा लग ही रहा होगा, हमारा अभी मैथ क्लास चल रहा है, जिस तरह से करंट अफेयर्स का चल रहा है। तो इसी तरह आप लोग देखते रहें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और एक बात कि अभी जैसा महामारी का पीरियड चल रहा है, इसमें आप आराम से शांति से घर में बैठे रहें, लॉकडाउन का पालन करें और घर में ही अच्छे से बैठ के पढ़ाई करें और हमें जो है आपकी सेवा करने का मौका दें। तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।